हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका वाई एस स्टडी पॉइंट में। आज हम 1 जनवरी 2025 की करंट अफेयर्स करने वाले हैं। तो शुरुआत करने से पहले आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर। नया साल है, नए आपके सारी चीज़ें होनी चाहिए। नए अपनी एम बनाइए, नए अपने टारगेट्स बनाइए, उनको अचीव करने में लग जाइए। तो चलते हैं इसी शुभकामनाओं के साथ में अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का निधन हो गया है? विच कंट्रीज फॉर्मर प्रेसिडेंट जिम्मी कार्टर हैज पास्ड अवे? ऑप्शन है कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यूएसए। तो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जिम्मी कार्टर का निधन हो गया है, ये आपको याद रखना है। अब कुछ निधन देख लेते हैं जो साल 2024 में हुए थे। श्याम बेनेगल, ये फिल्म निर्माता हैं, इनका हाल ही में निधन हो गया। ओम प्रकाश चौटाला, ये हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, इनका भी निधन हो गया। तुलसी गौड़ा, जो कि एक पर्यावरणविद हैं, यानी कि एनवायरमेंटलिस्ट हैं, इनका भी निधन हुआ था। जाकिर हुसैन, ये एक तबला वादक हैं, इनका भी निधन हो गया है। पी वेणुगोपाल, भारत का पहला हृदय प्रत्यारोपण करने वाले व्यक्ति का निधन हो चुका है। कनक राजू, ये तेलंगाना के गुसाड़ी लोक नृतक थे, इनका संबंध राजगौंड जनजाति से था। सारथ सिन्हा, इनको बिहार के कुकला के नाम से जाना जाता है। विवेक देबरॉय, पीएम की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष थे ये। के एस पुट्टस्वामी, निजता के अधिकार के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इन्होंने। एम टी वासुदेवन नैयर, मलयालम भाषा के प्रसिद्ध साहित्यकार थे। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, जिनको कि 1987 में पद्म विभूषण मिला था, इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है चेंजिंग इंडिया। तो ये सारे व्यक्ति वो हैं जिनका हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन बन गए हैं? हार्दिक पांड्या, ईशांत शर्मा, मोहम्मद शमी या जसप्रीत बुमराह? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, जसप्रीत बुमराह। तो जसप्रीत बुमराह सबसे तेज 200 टेस्ट विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बनी हैं। और बात कर लेते हैं जो नए नए रिकॉर्ड बनी हैं, इनके बारे में बात कर लेते हैं। बीसीसीआई ने राष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी का उद्घाटन कहाँ किया था? तो बेंगलुरु में किया था। इसका नाम क्या रखा गया? बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 594 पारियों में सबसे तेज 27,000 रन पूरे करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? तो विराट कोहली बने। वुमेन्स T20 क्रिकेट में 2,000 रन बनाने वाली सबसे यंग प्लेयर कौन बनी? तो सैफ अली वर्मा बनी। वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में 5,000 रन पूरे करने वाले दुनिया के पहले बल्लेबाज कौन बने? तो जो रूट बने। आईसीसी अंपायर पैनल में शामिल होने वाली पहली पाकिस्तानी महिला कौन बनी? तो सलीमा इम्तियाज बनी। 9,000 टेस्ट रन बनाने वाले चौथे भारतीय कौन बने? तो विराट कोहली बने। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? तो डायना एडलजी बनी। और दूसरी कौन बनी थी? तो नीतू डेविड बनी। इंटरनेशनल क्रिकेट में सर्वाधिक मैच खेलने वाली महिला खिलाड़ी कौन बनी? तो सूची बैट्स बनी, न्यूजीलैंड की जो है। इन्होंने 334 सर्वाधिक मैच खेले हैं। दूसरे नंबर पर मिताली राज हैं, जिन्होंने 333 मैच खेले हैं। छठवें एशिया क्रिकेट काउंसिल मेंस इमर्जिंग टीम्स एशिया कप 2024 ये कहाँ हुआ? तो ये ओमान में हुआ और अफगानिस्तान इसको जीता और श्रीलंका को हराया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कौन बने हैं? हु हैज़ बिकम द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ? विपुल कुमार, अमृत मोहन प्रसाद, दलजीत सिंह चौधरी या फिर राजविंदर सिंह भाटी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, विपुल कुमार। तो विपुल कुमार हाल ही में सीआरपीएफ यानी कि सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स के नए डीजी बने हैं विपुल कुमार। तो इसकी फुल फॉर्म हमने देखी ली। सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1939 में हुई थी। इसका मोटो क्या है? सेवा और निष्ठा इसका मोटो है। अब कुछ अपॉइंटमेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं, जो डिफेंस से संबंधित रही है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा अमृत मोहन प्रसाद, ये सशस्त्र सीमा बल के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। दलजीत सिंह चौधरी, ये बीएसएफ के नए डायरेक्टर जनरल बने हैं। विपुल कुमार, इनके बारे में हमने देख लिया, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल बने हैं। राजविंदर सिंह भाटी, सीआईएसएफ के। बी श्रीनिवासन, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड के। आलोक शर्मा, स्पेशल पुलिस गार्ड के। राहुल रजपुत्रा, तो ये इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के। गुरवीर पाल सिंह, ये एनसीसी के। डीजी परमेश सिमणी, ये इंडियन कोस्ट गार्ड के। पीयूष आनंद, नेशनल डिजास्टर रिलीजियंस फोर्स के। मनोज यादव, आरपीएफ।
राजेश निर्वाण ये होमगार्ड के डायरेक्टर जनरल बनी है। असम राइफल्स के विकास लखेरा डायरेक्टर जनरल बनी है। अनुराग गर्ग ये एनसीबी यानी कि नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के डायरेक्टर जनरल बनी है। एयर चीफ मार्शल नए कौन बने हैं? तो अमरप्रीत सिंह बने हैं। नेवल चीफ कौन बने हैं? तो दिनेश कुमार त्रिपाठी बने हैं। और आर्मी चीफ कौन बने हैं? तो उपेंद्र द्विवेदी बने हैं। तो इनके बारे में याद रखना, ये नई अपॉइंटमेंट्स हुई हैं, इनके बारे में याद रखना जरूर। हाल ही में किसने इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप जीती है? हु वॉन द इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप? रजनी कृष्णन, शरद कुमार, पुष्पक नाथ या हेमंत मुदप्पा? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, हेमंत मुदप्पा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो इंडिया नेशनल मोटरसाइकिल ड्रैग रेसिंग चैंपियनशिप किसने जीती है? तो हेमंत मुदप्पा ने जीती है। भारत में पहली बार कहाँ पर नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट लॉन्च हुआ? तो ये कहाँ पर हुआ? चेन्नई में हुआ। 2025 में मोटो जीपी इंडिया का आयोजन कहाँ होगा? तो उत्तर प्रदेश के नोएडा में होगा। भारत में पहला मोटो जीपी ग्रैंड प्रिक्स कहाँ हुआ था? तो ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में हुआ था 2023 में। भारत में पहली फार्मूला ई रेस कहाँ हुई थी? तो हैदराबाद में हुई थी। जीता किसने था इसको? जीन एरिक ने जीता था। मोटो जीपी के ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? तो शिखर धवन बनाए गए हैं। हाल ही में पृथ्वी के 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों पर चढ़ने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र वाली महिला कौन बनी है? काम्या कार्तिकन, ज्योति रात्रे, तेगबीर सिंह या नीमा रिंजी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, काम्या कार्तिकेयन। तो अब बाकी के 3 जो ऑप्शन बचे हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो ज्योति रात्रे की बात करें तो ये माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। तो ज्योति रात्रे माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाली भारत की सबसे उम्रदराज महिला बनी है। तेगबीर सिंह इनकी उम्र 5 वर्ष है और ये 5 वर्ष की उम्र में माउंट किलिमंजारो को फतेह करने वाले सबसे कम उम्र के एशियाई बने हैं। माउंट किलिमंजारो ये कहाँ पर मिल जाता है आपको देखने के लिए ये पर्वत? तो ये पर्वत आपको तंजानिया में देखने को मिलेगा, अफ्रीका में। नीमा रिंजी शेरपा दुनिया की 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। इनकी उम्र कितनी है? 18 ईयर और नेपाली हैं ये। तो नीमा रिंजी शेरपा 8000 मीटर से ऊंची सभी 14 चोटियों पर चढ़ने वाले सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए हैं। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो बछेंद्री पाल बनी थी। माउंट एवरेस्ट को फतेह करने वाली पहली दिव्यांग भारतीय महिला कौन बनी थी? तो अरुणिमा सिन्हा बनी थी। अब बात 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियों की बात हुई थी, तो देख लेते हैं। तो अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट किलिमंजारो, जिसको मैंने बताया था आपको। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माउंट एल्ब्रुस है। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? माउंट देनाली, जिसको माउंट मैकिंले भी कहते हैं। साउथ अमेरिका यानी दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो माउंट एकांकागुआ है। एशिया की सबसे ऊंची चोटी आपको सबको पता है, माउंट एवरेस्ट है। अंटार्कटिका की सबसे ऊंची चोटी विंटरन मॉसिफ है। ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी कोजियास्को है। 2025 में कौन सा देश वेव्स यानी कि वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट की मेजबानी करेगा? विच कंट्री विल होस्ट वेव्स इन 2025? पाकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, भूटान? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इंडिया। तो 5 से 9 फरवरी 2025 तक नई दिल्ली में दुनिया भर के मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के दिग्गज इसमें शामिल होंगे। तो भारत को ग्लोबल कंटेंट क्रिएटर का केंद्र बनाने के लिए इस समिट का आयोजन किया जा रहा है। अब कुछ प्रमुख जो सम्मेलन हुए हैं 2024 में, तो उनके बारे में देख लेते हैं। तो विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 कहाँ पर हुआ था? तो चेन्नई में हुआ था। 12वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट ये कहाँ पर हुआ? तो काजीरंगा में हुआ। काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। राइजिंग राजस्थान ग्लोबल समिट ये कहाँ पर हुआ? तो जयपुर में हुआ। 13वां राष्ट्रीय बीज सम्मेलन कहाँ हुआ? तो वाराणसी में हुआ। कोप 29 यानी कॉन्फ्रेंस ऑफ पैरिटी 29 जो कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर रखा गया, ये कहाँ पर हुआ था? तो बाकू अजरबैजान में हुआ। वैश्विक सहकारी सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो फर्स्ट टाइम हुआ है, ये भारत में हुआ है वैश्विक सहकारी सम्मेलन। पहला एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन 2024 ये कहाँ पर हुआ? तो भारत में हुआ। कॉप 16 जैव विविधता के ऊपर, ये वाला कौन सा था? क्लाइमेट चेंज के ऊपर था। ये जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है। ये कहाँ पर हुआ? तो साउथ अमेरिका के एक देश है कोलंबिया, वहाँ पर हुआ है। 2025 में 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कहाँ मनाया जाएगा? तो भुवनेश्वर मनाया जाएगा। भारत पहला
पहला भारत समुद्री विरासत सम्मेलन कहाँ पर हुआ? तो ये न्यू दिल्ली में हुआ, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में NABL यानी कि नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज का चेयरपर्सन किसे नियुक्त किया गया है? हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ NABL एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरीज? वी रामा सुब्रमण्यम, डॉक्टर संदीप शाह, के संजय मूर्ति या अरविंदर सिंह सहानी? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर संदीप शाह। तो डॉक्टर संदीप शाह को हाल ही में NABL का चेयरपर्सन घोषित किया गया है, नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची में एकमात्र भारतीय को जोड़ा है, तो वो एक भारतीय है कौन, ये आपको बताना है। ऑप्शन है अमिताभ बच्चन, इरफान खान, सलमान खान, शाहरुख खान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, इरफान खान। तो इरफान खान हाल ही में जारी ब्रिटिश मीडिया द इंडिपेंडेंट ने जो 21वीं सदी के 60 बेस्ट एक्टर्स की सूची जारी की है, उसमें एकमात्र भारतीय हैं, वो कौन है? इरफान खान है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में लक्ष्य सेन ने किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन 2024 में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, नन ऑफ दीज? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ब्रॉन्ज। तो कांस्य पदक जीता है किंग्स कप इंटरनेशनल बैडमिंटन ओपन में, किसने? लक्ष्य सेन ने। किसको हराया था इन्होंने? तो फ्रांस के खिलाड़ी एलेक्स लेनियर को हराया था। लक्ष्य सेन ने पेरिस ओलंपिक में मेन सिंगल में सेमीफाइनल तक पहुंचने वाले पहले भारतीय बने थे। 2022 में इनको अर्जुन अवार्ड भी मिल चुका है, और ये कहाँ से हैं? इनका संबंध है उत्तराखंड से। तो इतनी चीज़ें आपको किसके बारे में याद रखनी है? लक्ष्य सेन के बारे में याद रखनी है। थॉमस कप, उबेर कप, सुधीरमन कप, नारंग कप, रहमतुल्ला कप और चड्डा कप, इन सब कप का संबंध किससे है? बैडमिंटन से है। बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना 1934 में हुई थी। इसका मुख्यालय न्यू दिल्ली में है, और इसके हेड कौन है? हेमंत विश्व शर्मा हैं, जो कि असम के चीफ मिनिस्टर हैं। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन, इसकी भी स्थापना 1934 में होती है। हेडक्वार्टर कुआलालंपुर, मलेशिया है, और प्रेसिडेंट कौन है? पॉल एरिक हेयर लार्सन है। तो इतना आपको याद रखना है बैडमिंटन। आज हम गंगा नदी से संबंधित सारे प्रश्नों को देखेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये देखते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन क्या दे रखा है हमें? गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है। कथन नंबर 2, अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कर्णप्रयाग में होता है। ऑप्शन नंबर 3, गंगा नदी का पहला मैदानी क्षेत्र हरिद्वार है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से कथन सही हैं, आपको बताना है। ऑप्शन ए, केवल 1 और 2 सही हैं, केवल 1 और 3 सही हैं, केवल 2 और 3 सही हैं, या सारे कथन सही हैं? तो देखते हैं इनको। गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री हिमनद से होता है, तो सही बात है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कर्णप्रयाग में होता है, तो ये गलत है। अलकनंदा और भागीरथी नदियों का संगम कहाँ पर होता है? देवप्रयाग में होता है, ना कि कर्णप्रयाग में। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर का संगम होता है। गंगा नदी का पहला मैदानी क्षेत्र हरिद्वार है, तो ये बात सही है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1 और 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो अब दूसरे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन में क्या कहा गया है? निम्नलिखित में से गंगा नदी तंत्र के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। तो कथन 1 क्या कहता है? यमुना नदी गंगा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी है। चंबल, बेतवा और केन नदियां सीधे गंगा में मिलती हैं। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है। तो आपसे पूछा गया है इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन से कथन सही हैं, ये पूछा गया है। तो कथन 1 और 2 सही हैं, कथन 2 और 3 सही हैं, कथन 1 और 3 सही हैं, या सारे कथन सही हैं? तो इस क्वेश्चन का देख लेते हैं क्या होगा राइट आंसर। यमुना नदी गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है, तो सही बात है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल, बेतवा और केन नदियाँ सीधे गंगा में मिलती हैं, तो ये गलत है। चंबल, बेतवा और केन नदियाँ पहले यमुना नदी में मिलती हैं, फिर उसके बाद में गंगा में मिलती हैं। यानी कि चंबल, बेतवा और केन यमुना नदी मिलेंगी, और यमुना फिर जाकर गंगा मिलेगी। यमुना नदी का उद्गम यमुनोत्री हिमनद से होता है, तो ये बात सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 3 सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में हुगली और पद्मा नामक 2 भागों में बढ़ जाती है। कथन नंबर 2, हुगली नदी कोसी नदी के साथ मिलकर बंगाली खाड़ी में गिरती है। कथन नंबर 3, पद्मा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र से मिल जाती है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं, ये आपको बताना है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, या सारे कथन सही हैं? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। गंगा नदी पश्चिम बंगाल में हुगली और पद्मा नामक 2 नदियों में बढ़ जाती है, तो सही बात है।
और जो पद्मा भाग जो है वो कहाँ चला जाता है, बांग्लादेश में चला जाता है। ठीक। और हुगली नदी के किनारे क्या बसा हुआ है, तो कलकत्ता से बसा हुआ है। हुगली नदी कोसी नदी के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है, तो ये बात गलत है। ठीक है, कोसी नदी हुगली नदी में नहीं मिलती है, कोसी नदी पहले ही मिल जाती है गंगा नदी में। पद्मा नदी बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र के साथ मिलती है, तो ये बात सही है। तो कथन 1 और 3 सही हो जाएंगे, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी के पंच प्रयागों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। कथन नंबर 2, कर्णप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम होता है। कथन नंबर 3, विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम होता है। तो इनमें से कौन से कथन सही है आपको बताना है। देख लेते हैं, इसको समझते हैं। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है, तो सही बात है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी का संगम होता है, सही बात है। तो पहला स्टेटमेंट तो सही है। दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी नदियों का संगम होता है, तो ये गलत है। कर्णप्रयाग में अलकनंदा और नंदाकिनी का नहीं, यहाँ पर पिंडर नदी का संगम होता है। किसका? पिंडर नदी का, कर्णप्रयाग में। तो सेकंड स्टेटमेंट गलत है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा और पिंडर नदियों का संगम होता है, तो ये भी गलत है। विष्णुप्रयाग में अलकनंदा के साथ में पिंडर का नहीं, धौली गंगा का संगम होता है। तो कौन सा कथन सही है इसमें से, मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं हमें? केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 सही है, केवल 1 सही है, या सारे कथन सही हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, केवल 1 सही है। रुद्रप्रयाग में अलकनंदा और मंदाकिनी नदियों का संगम होता है। अब इनके बारे में देख लेते हैं, सारी नदियों के बारे में देख लेते हैं, सारे पंच प्रयाग हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो इसको देखना, जैसे कि ये आपकी एक नदी जो है आपको देखने को मिलती है, ये है सतोपंथ ग्लेशियर से आने वाली अलकनंदा। अलकनंदा नदी में सबसे पहले कौन सी नदी मिलती है? तो धौली गंगा मिलती है। और इसी प्रयाग को क्या कह रहे हैं हम? तो इस प्रयाग को हम कह रहे हैं विष्णु प्रयाग। फिर उसके बाद में दूसरी नदी मिलती है, ये नंदाकिनी है। इस प्रयाग को हम नंद प्रयाग कह रहे हैं। फिर तीसरी नदी मिलती है जो कि है पिंडर। इस प्रयाग को हम क्या कह रहे हैं? कर्ण प्रयाग कह रहे हैं। चौथी नदी यहाँ पर आकर मिलती है, वो कौन सी नदी है? मंदाकिनी। और इस वाले प्रयाग को हम क्या कहते हैं? रुद्रप्रयाग कहते हैं। फिर इसके बाद में सबसे लास्ट में जो नदी मिलती है अलकनंदा से, वो मिलती है कौन सी? वो मिलती है भागीरथी। तो भागीरथी नदी जब मिलती है अलकनंदा से, तो यहाँ पर कौन से वाले प्रयाग का निर्माण होता है? तो देव प्रयाग का निर्माण होता है। इसको और अच्छे से देख लेते हैं, तो विष्णु प्रयाग में अलकनंदा के साथ में धौली गंगा का मिलन हो रहा है। नंद प्रयाग में अलकनंदा के साथ नंदाकिनी का। कर्ण प्रयाग में अलकनंदा के साथ पिंडर का। रुद्र प्रयाग में अलकनंदा के साथ मंदाकिनी का। और देव प्रयाग में अलकनंदा के साथ में भागीरथी का। तो यह आपको याद रखना है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी की सहायक नदियों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। घाघरा और गोमती गंगा में बाईं ओर से मिलती है। सोन नदी गंगा में दाईं ओर से मिलती है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के नमिक हिमनद से होता है। तो कौन से कथन सही हैं इसमें आपको ये बताना है। केवल 1 और 2 सही है, केवल 2 और 3 सही है, केवल 1 और 3 सही है, या सारे कथन सही हैं? तो इनको देख लेते हैं। घाघरा और गोमती गंगा में बाईं ओर से मिलती है, तो सही बात है। ये क्या है? हमारी गंगा नदी है, और इसमें बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट हैंड साइड से कौन सी नदी मिलती है? घाघरा और गोमती मिलती हैं। नेक्स्ट बात करें तो स्टेटमेंट कह रहा है सोन नदी गंगा में दाईं ओर से मिलती है, तो सही बात है। अमरकंटक से निकलती हुई यहाँ पर मिल जाती है सोन नदी। ठीक, सही है। तो पहला कथन और दूसरा कथन तो सही है। रामगंगा नदी का उद्गम उत्तराखंड के नमिक हिमनद से होता है, तो ये भी बात सही है। तो तीनों कथन सही हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, तीनों कथन सही हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? तीनों कथन सही हैं, यानी कि सभी कथन सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से गंगा नदी के किनारे बसे शहरों के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। कानपुर, बनारस, पटना गंगा नदी के किनारे बसे हैं। ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर 2, दिल्ली और आगरा गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं। स्टेट नंबर 3, इलाहाबाद प्रयागराज गंगा और यमुना नदियों का संगम पर स्थित है। तो इनमें से कौन से कथन सही हैं ये आपको बताना है। केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, ये सारे कथन सही हैं। तो इसको देख लेते हैं।
कानपुर, बनारस, पटना गंगा नदी के किनारे बसे हैं तो सही बात है। दिल्ली और आगरा गंगा नदी के किनारे बसे हुए हैं तो गलत है। गंगा नदी के किनारे नहीं, यमुना नदी के किनारे बसे हुए हैं। नेक्स्ट, इलाहाबाद गंगा और यमुना नदियों के संगम पर स्थित है तो ये सही बात है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा? केवल 1 और 3 सही हो जाएगा, केवल 1 और 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। टोंस नदी गंगा में सीधे दाईं ओर से मिलती है, चंबल नदी सीधे गंगा में मिलती है, सोन नदी बिहार के पटना जिले में गंगा में मिलती है। इनमें से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, या सभी कथन सही हैं? तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। टोंस नदी गंगा में सीधे दाईं ओर से मिलती है तो सही बात है। चंबल नदी सीधे गंगा में मिलती है तो गलत है। सोन नदी बिहार के पटना जिले में गंगा मिलती है तो सही बात है। तो कौन सा कथन सही हो जाएगा इसमें? हमारा मतलब ऑप्शन सही हो जाएगा केवल 1 और 3। ठीक, तो इसी के साथ सेशन को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेन बात है, आप वीडियो को शेयर करोगे तो हमारी रीच बढ़ेगी। तो मेन बात क्या है, आपको क्या करना है? वीडियो शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर डालिए, चाहे कुछ भी करिए, वीडियो शेयर हो जानी चाहिए। धमकी नहीं है, प्यार से बोल रहा हूँ, वीडियो शेयर कर देना।